हेलो, वेलकम टू परचम। मैं पूजा आप लोगों का परचम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सेकेंड फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट। अच्छा, इसके पहले मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बताई थी, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 1885 में लॉर्ड डफरिन के कहने पर एओ ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम किसने दिया था? तो दादा भाई नेरोजी ने ये नाम दिया था। अब ये जो कांग्रेस पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था और वहाँ पे जो लीडरशिप संभाल रहे थे वो व्योमेश चंद्र बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेरोजी, अशोक मेहता और फिरोज शाह मेहता, मतलब इस तरीके से कुछ लीडर्स वहाँ पे काम कर रहे थे। हालांकि और भी लीडर थे जैसे कि लाल बाल पाल, अरविंद घोष, ये लोग भी कांग्रेस के मेंबर्स थे। लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस था वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक थे नरम दल। नरम दल बहुत ही लिबरल थे, उदारवादी थे। मतलब ये लोग कहते थे कि ब्रिटिशर्स बहुत अच्छे हैं, बस उन तक हमारी बातें नहीं पहुंच रही हैं। अगर हम अपनी समस्याएं, अपनी प्रॉब्लम ब्रिटिशर्स तक पहुंचाएंगे तो वो उस बात को ज़रूर समझेंगे और हमारे लिए काम करेंगे। ठीक है, ऐसा किसका सोचना था? नरम दल के लोगों का ऐसा सोचना था। इसलिए वो लेटर लिखते थे, प्रार्थना करते थे, निवेदन करते थे, ब्रिटिश की संसद तक जो है वो अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमारे वेलफेयर में काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। साथ ही साथ नरम दल के लोगों का ऐसा सोचना था कि ये जो मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं इसमें केवल जो हायर क्लास के लोग हैं, जैसे कि वकील हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, उन लोगों को ही शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन इसी के अपोजिट जो थे वो दूसरी पार्टी, मतलब कांग्रेस में ही दूसरा गठन जो हो चुका था, दो दूसरे लीडर्स थे, गरम दल। उन लोगों का सोचना था कि नहीं, ब्रिटिशर्स तो बहरे हैं, उन तक हमारी बातें नहीं पहुंचती, वो निवेदन प्रार्थना नहीं समझते, हमें जुलूस निकालना चाहिए, हमें रैली निकालना चाहिए, हमें रिवॉल्ट करना चाहिए, तभी हम अपने स्वराज को प्राप्त कर सकेंगे। तो गरम दल के जो लोग हैं वो स्वराज के लिए बातें किया करते थे। साथ ही साथ गरम दल के लोगों का ये कहना था कि पूरे भारत के लोगों को इस तरीके से मूवमेंट में शामिल होना चाहिए, चाहे वो फीमेल हो, स्टूडेंट हो, किसान हो या जमींदार हो। साथ ही साथ गरम दल के जो लोग थे उनकी थिंकिंग नरम दल के लोगों से अलग थी। तो स्टार्टिंग से ही दोनों के बीच में थिंकिंग अलग अलग थी। लेकिन जो फर्स्ट फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट है 1885 से लेकर कब से कब तक, 1885 से लेकर 1905 तक का जो पहला फेज है, यहाँ पर लीडरशिप आपको नरम दल के देखने को मिलती है। लेकिन 1905 से लेकर 1990 तक आपको जो सेकेंड फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट देखने को मिलता है, यहाँ पर लीडरशिप किसके हाथ में है? गरम दल के हाथ में है। सो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा कि क्यों, क्या रीजन थे कि गरम दल और नरम दल सेपरेट हो गए, क्यों कांग्रेस का डिवीजन हो गया, सूरत स्प्लिट होने का रीजन क्या था। आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन यही रहने वाला है। बात क्लियर है? तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर देंगे, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकेंगे। अच्छा, पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? तो आपको परचम की वेबसाइट पे विजिट करना है, वहां पर अगर आप जाएंगे तो आपको पीडीएफ भी वहां पे डेफिनेटली मिल जाएगा। अच्छा, जो वीडियो को लास्ट तक देखना, वहां पे लास्ट में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। साथ ही साथ फिर परचम के एप्लीकेशन पे जाइएगा वीडियो को फिनिश करने के बाद, और परचम के एप्लीकेशन पे आप जाओगे तो आपको एक छोटा सा क्विज मिलेगा जिसका आंसर आप दीजिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो आइए हम रीजन समझते हैं कि सूरत स्प्लिट होने के रीजन क्या क्या थे। तो बहुत पहले से देखो, जैसे कि 1857 का रिवॉल्ट मैंने आपको सिखाया कि बहुत पहले से ही बैकग्राउंड तैयार होना शुरू हो जाता है, और एकदम एक दिन चिंगारी लग जाती है और इमीडिएट जो रीजन होता है वो अलग होता है। तो आज भी हम देखेंगे कि बैकग्राउंड में कौन कौन से रीजन थे और फिर इमीडिएट रीजन कौन सा होता है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। तो लॉर्ड लिटन, गवर्नर कौन है, नाम याद रखेंगे, लॉर्ड लिटन एक एक्ट पास करते हैं जिसको हम बर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के नाम से जानते हैं। अच्छा सुनिएगा, जरा ध्यान दीजिए, जैसे कि आपने अभी हाल ही में देखा जो टोक्यो ओलंपिक 2020 चल रहा है, उसमें नीरज चोपड़ा ने आपको गोल्ड मेडल दिलाया। ठीक है, आपने देखा, कैसे पता चला आपको? या तो आपने न्यूज़पेपर में देखा, सोशल मीडिया नेटवर्क पे देखा, या फिर टेलीविजन में देखा। लेकिन आज से अगर आप 100-200 साल पहले जाएंगे तो वहां पर ना टेलीविजन थे, ना इस तरीके से फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर था। ले देखिए, एक ही चीज चलती थी जिसका नाम था न्यूज़पेपर। तो लोगों को देश की समस्याओं से अगर हमें जागरूक करना है तो हमारे पास एकमात्र सहारा था जिसका नाम क्या था? न्यूज़पेपर।
पहले जो न्यूज़पेपर थे वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही पब्लिश होते थे। अच्छा, जब कोई पेपर इंग्लिश लैंग्वेज अकेले में पब्लिश होगा तो जो लोकल लोग हैं, जो इंग्लिश भाषा को नहीं समझते, तो वो तो कभी भी जो हमारे करंट के बर्निंग टॉपिक्स हैं, इश्यूज़ हैं, उनसे अवेयर हो नहीं पाएंगे और कभी भी मूवमेंट का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। तो हमारे पास अब तो क्या करना चाहिए हमको? हमें करना चाहिए कि हमें लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर को पब्लिश करना चाहिए, जिससे जो लोकल के लोग हैं, जो लोअर क्लास के लोग हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, वो भी हमारे मूवमेंट पे जुड़ सकें। तो देखिए, लोगों को भारत की स्थिति के बारे में, भारत की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस रिफॉर्म के लिए क्या करना चाहिए, लोगों ने क्या किया, न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश करना शुरू किए। है ना। केसरी, आप देखेंगे केसरी, पंजाबी, यंग इंडिया, काफ़ी सारे न्यूज़पेपर जो है वो अलग अलग लैंग्वेज में पब्लिश होना शुरू हो गए। ठीक है। अब होता क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कहना था कि ये जो न्यूज़पेपर है वो जिस तरीके के आर्टिकल पब्लिश करते हैं ये एंटी नेशनल होते हैं। ये एंटी नेशनल वर्ड क्या होता है? जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट होती है उसके अगेंस्ट आप कोई चीज़ पब्लिश करते हो, कोई चीज़ बोलते हो, तो वो आपका एंटी नेशनल कहलाता है। क्लियर? उस समय रूलिंग गवर्नमेंट कौन थी? रूलिंग गवर्नमेंट थी उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अगर आप कुछ भी लिखोगे, उसके अगेंस्ट में कुछ भी लिखोगे, तो वो क्या कहलाएगा? एंटी नेशनल कहलाएगा। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स कहते हैं कि ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में गलत बातें लिखते हैं, ये लोग जो है वो एंटी नेशनल बातें करते हैं, जिससे रिवॉल्ट हो सकते हैं, आंदोलन हो सकते हैं, लोग इससे बहुत गुस्से में आ जाते हैं और ये लोग आंदोलन करवाते हैं। इसलिए इस तरीके से कोई भी आर्टिकल पब्लिश नहीं किए जाएंगे न्यूज़पेपर में जो कि एंटी नेशनल हो। मतलब एक तरीके से जैसे आप आर्टिकल 19 पढ़ते तो आर्टिकल 19 में आपको प्रेस की फ्रीडम दी जाती है, तो एक तरीके से बर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था, वो प्रेस की फ्रीडम को, बोलने की आज़ादी को एक तरीके से बैन करने का काम करता था। ठीक है ना। तो उस समय 1878 में बर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पास होता है, जो कि किसने पास किया? लॉर्ड लिटन ने पास किया है। क्योंकि पहले केवल कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे और इलाहाबाद से ही न्यूज़पेपर पब्लिश होते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोग जो है वो जागरूक होने लगे, लोग समझने लगे अपनी पावर्स को, तो अलग अलग लैंग्वेज में भी जो है वो न्यूज़पेपर पब्लिश होना शुरू हो गए। तो इन सभी न्यूज़पेपर पर स्टे लगाने के लिए लॉर्ड लिटन ने इस एक्ट को पास किया। कब पास किया? 14 मार्च को 1878 में ये एक्ट पास कर दिया गया। अगर पूछा जाता है कि इस एक्ट के जरिए या इसके पहले का इतिहास क्या है, कौन सा न्यूज़पेपर है जो भारत में सबसे पहले बैन करा गया, तो आंसर है 1782 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिक्की का न्यूज़पेपर था बंगाल गजट, जिसमें एंटी नेशनल आर्टिकल्स पब्लिश किए गए थे, और बर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के जरिए हिक्की जो बंगाल गजट न्यूज़पेपर है उसको क्या किया गया था? बैन कर दिया गया था। साथ ही जो बर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया था उसने कहा था अगर आप अपना न्यूज़पेपर या मैगजीन पब्लिश करना चाहते तो आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिना लाइसेंस के आप जो है वो प्रेस नहीं चला सकते हैं, न्यूज़पेपर को पब्लिश नहीं करना सकते हैं। अगर आप इंग्लिश के अलावा किसी दूसरे लैंग्वेज में कोई भी आर्टिकल पब्लिश करना चाहते हैं तो पहले वो आर्टिकल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाएगा, उसे देखा जाएगा, अगर उसमें ऐसी कोई भी बातें हैं जो भविष्य में आंदोलन करा सकती हैं, रिवॉल्ट करा सकती हैं, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट है, तो ऐसे आर्टिकल्स को पब्लिश नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से बर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया जिसने प्रेस की फ्रीडम को कंट्रोल कर लिया। साथ ही साथ कलकत्ता में जो अमृत बाजार मैगजीन थी, उन्होंने तो रातों रात अपनी लैंग्वेज ही चेंज कर दी, वो इंग्लिश भाषा में पब्लिश करना शुरू कर दिए। तो इस तरीके से काफी लोगों ने अपनी भाषाओं को भी चेंज करा था। हालांकि जब लॉर्ड रिपन आते हैं तो लॉर्ड रिपन ने इस एक्ट को 1881 में कैंसिल कर दिया था, खत्म कर दिया था। ठीक है ना। तो लॉर्ड लिटन ने स्टार्ट किया था, लॉर्ड रिपन ने खत्म कर दिया था। तो ये भी एक रीजन था कि जो गरम दल के लोग हैं, गरम दल के जो था उसमें यूथ बहुत ज़्यादा थे, और यूथ जो होते हैं उनका खून बहुत गर्म होता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, एग्रेसिव होते हैं। तो बिल्कुल वहाँ पे गरम दल के जो लोग थे तो वो लोग इस बात के अगेंस्ट थे कि इस तरीके से आप हमारे न्यूज़पेपर को, हमारी लोकल लैंग्वेज को बंद नहीं कर सकते हैं। लोगों तक अगर हमें अपनी बात पहुँचानी है तो ये न्यूज़पेपर ही एकमात्र सहारा है। पहला रीज़न आपको समझ में आया। दूसरा रीज़न देखते हैं, बंगाल का पार्टीशन। आपको ये बंगाल दिख रहा है, असम, बिहार, उड़ीसा और बंगाल से मिला के बंगाल पूरा प्रेसिडेंसी बनती थी। ठीक है। अब लॉर्ड कर्जन का कहना है कि बंगाल बहुत बड़ा है, अगर आपको यहाँ पर प्रशासन करना है, अगर आपको यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है तो इस बंगाल का क्या करना पड़ेगा? पार्टीशन करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पर अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो इस रीजन के जरिए बंगाल का पार्टीशन लॉर्ड कर्जन ने 1905 में कर दिया और बंगाल को दो पार्ट्स में, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में बांट दिया। ठीक है। लेकिन एक्चुअल रीजन ऐसा नहीं था। एक्चुअल रीजन समझिए, एक्चुअल रीजन क्या था?
बंगाल, बंगाल प्रेसिडेंसी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। सारे जो रिवॉल्ट होते थे, नेशनल मूवमेंट स्टार्ट होते थे, वो बंगाल से होते थे। बंगाल हब था नेशनल मूवमेंट के लिए, लीडर्स के लिए, और वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए वो लोग बंगाल को क्या करना चाहते थे, डिवाइड करना चाहते थे, पहला रीज़न। दूसरी बात, ये जो बंगाल है यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं और मुस्लिम भी रहते हैं, और हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को ब्रेक करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने जो है वो बंगाल का पार्टीशन किया। वेस्ट बंगाल जो था वहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी में रहा करते थे, और ईस्ट बंगाल जो था उसमें मुस्लिम जो है वो मेजॉरिटी में रहा करते थे। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ब्रेक करने के लिए, जिससे आंदोलन को आसानी से, रिवॉल्ट को आसानी से कमज़ोर किया जा सके, आसानी से दबाया जा सके, इसलिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन करा। ईस्ट बंगाल जो आज के समय में बांग्लादेश है, और ईस्ट बंगाल की कैपिटल ढाका थी, और आज भी बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका है। ये एक्चुअल रीज़न था बंगाल के पार्टीशन का। इस बंगाल पार्टीशन को बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं इसको? बंग भंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। ऐसा हिंदू और मुस्लिम का सोचना था कि लॉर्ड कर्जन के ऐसे डिसीजन से हमारी यूनिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने इस बात का काफ़ी अपोज किया, काफ़ी विद्रोह किया, जुलूस निकाले, पब्लिक मीटिंग की, रैलियां निकाली, साथ ही साथ वंदे मातरम के नारे लगाए, और राखी का फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया। हिंदू और मुस्लिम ने एक दूसरों को क्या किया, राखी बांधी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था कि जब लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का पार्टीशन किया था तो कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था हिंदू और मुस्लिम के बीच में, तो आंसर हो जाएगा राखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था। तो 16 अक्टूबर 1905 को जो है वो फाइनली बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया था। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोगों ने विद्रोह किया, विरोध प्रकट किया, वंदे मातरम के नारे लगाए। हालांकि नरम दल के लोग इस बात के अगेंस्ट थे। वो ये कहते थे कि जुलूस निकालने की, वंदे मातरम के नारे लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम बातचीत करते हैं, वो लोग मान जाएंगे और बंगाल का पार्टीशन कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। साथ ही साथ नरम दल के लोग चाहते थे कि जो बंगाल का मुद्दा है ना, तो बंगाल में ही रिवॉल्ट होना चाहिए, जबकि आप देखेंगे गरम दल के लोग चाहते थे कि बंगाल के अलावा पूरे भारत में ये रिवॉल्ट होना चाहिए, पूरे भारत के लोग इस बात का विरोध करना चाहिए कि बंगाल का पार्टीशन गलत है। तो इस तरीके से आप दोनों की जो विचारधाराएं हैं, दोनों की जो थिंकिंग प्रोसेस है, उनमें आप डिफरेंस देख सकते हैं गरम दल और नरम दल के बीच में। अच्छा, कौन कौन से इसके इम्पैक्ट हुए बंगाल के पार्टीशन के, तो ज़रा उस इम्पैक्ट को भी हम समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, अब गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू किया, जो गरम दल और नरम दल के लोग थे उन्होंने क्या करना शुरू किया, जुलूस निकाले, रैली निकाली। इसके अलावा कुछ न्यूज़पेपर को भी पब्लिश किया, जिसके कारण लोगों तक ये बात पहुंच सके कि बंगाल का पार्टीशन गलत है। कौन से न्यूज़पेपर को पब्लिश किया गया, तो हितावड़ी, संजीवनी और बंगाली, ये कुछ न्यूज़पेपर है जो कि 1905 में बंगाल के पार्टीशन के विरोध में पब्लिश किए गए थे। साथ ही साथ इसी बंगाल के पार्टीशन को रोकने के लिए टाउन हॉल में एक मीटिंग की गई और स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत 1906 में की गई। तो पूछा जाता है स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत किसने, कब की गई, तो 1906 में ये शुरुआत की गई। नाम से समझ में आ रहा है कि स्वदेशी मतलब स्वदेश की चीज़ों को प्रमोट करना है, जो विदेशी वस्तुएं हैं उनको बायकॉट करना है। जो यूके से, यूरोप से मटेरियल आता था, चाहे वो लिवरपूल की कंपनी हो, मैनचेस्टर के क्लॉथ्स हो, उन सब की होली जलाना, विदेश से आने वाले सारे कपड़ों की होली जलाना, जबकि आपके चरखा उद्योग जो है, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना स्वदेशी मूवमेंट का उद्देश्य था। तो बहुत बड़े लेवल पे जो डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, एडवोकेट्स थे, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, स्टूडेंट्स ने स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिया। इस तरीके से स्वदेशी मूवमेंट जो था वो काफ़ी बड़े लेवल पे हुआ और काफ़ी सारे लोगों ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। तभी रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक गाना भी लिखा, एक गीत भी लिखा, एक सॉन्ग भी कंपोज किया जिसका नाम था आमार सोनार बांग्ला। तो स्वदेशी मूवमेंट के समय ही रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा आमार सोनार बांग्ला लिखा गया, जो कि 1971 में बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी बन गया। ठीक है, साथ ही साथ अब ये जो पूरा मूवमेंट था, अब गरम दल के लोग चाहते थे कि ये पूरा मूवमेंट पूरे भारत में पहुंचे, तो अलग अलग रीजन से अलग अलग लोगों ने इस बात का लीडरशिप किया। जैसे कि पूना और बॉम्बे में बाल गंगाधर तिलक थे, पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह लीडरशिप कर रहे थे, दिल्ली में सैयद हैदर रजा और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई। तो ये लोग जो है वो लीडरशिप कर रहे थे, जिससे कि पूरे के पूरे भारत में रिवॉल्ट किया जा सके, पूरे भारत के लोग इसका समर्थन करें। इसी बीच में जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने बहुत ही फेमस स्लोगन दिया,
फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट, मतलब स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। तिलक ने स्वदेशी मूवमेंट के समय ही इस स्लोगन को दिया था। ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको पिछले सेशन में कहा था कि हर साल दिसंबर में कांग्रेस का सेशन होता था, तो 1906 में दिसंबर में भी क्या हुआ, कांग्रेस का सेशन हुआ, कैलकाटा में हुआ। किसने इसकी प्रेसिडेंशियलशिप देखी, अध्यक्षता कौन ने की, तो दादा भाई नेहरू ने की। याद रखना है, दादा भाई नेहरू टोटल 3 बार जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। अब वो 3 साल कौन कौन से, वो आप हमको कमेंट करके बता दीजिएगा, कौन कौन से 3 इयर्स जो है वो दादा भाई नेहरू इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। तो 1906 में जो कांग्रेस का सेशन होता है कैलकाटा में, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नेहरू हैं, उन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट या स्वराज गोल जो है वो आईएनसी ने इस बात को अप्रूव कर दिया। तो स्वराज की मांग कब उठी, 1906 में उठी, कलकत्ता की कॉन्फ्रेंस में। ठीक है ना। अब इसका स्वदेशी मूवमेंट का इम्पैक्ट क्या हुआ, तो आइए कुछ इम्पैक्ट हम समझते हैं। जैसे कि गरम दल के जो लीडर्स थे वो सामने आए, लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया। अब नरम दल के जो लोग थे उनका वर्चस्व, उनकी जो पावर है वो कम हो गई। अब पूरी की पूरी जो पावर, कंट्रोल, लीडरशिप है वो किसके हाथ में चली गई थी, गरम दल के लोगों के हाथ में चली गई थी, जिसमें लाल बाल पाल और अरविंद घोष शामिल हैं। ठीक है ना। मार्ले मिंटो रिफॉर्म, अभी हम देखते हैं कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म क्या था, कब आया, क्यों आया। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने काफी मेजर रोल प्ले किया था स्वदेशी मूवमेंट के समय। जैसा कि मुस्लिम्स और हिंदुओं का कहना था कि बंगाल के पार्टीशन पर हम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये लोग कुछ भी कर लें, हमारी यूनिटी ब्रेक नहीं होगी। लेकिन हिंदू और मुस्लिम गलत थे। आप देखेंगे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी ब्रेक हुई थी इस बंगाल के पार्टीशन के बाद। हम उसी के बारे में भी बात करेंगे। स्वदेशी मूवमेंट के अंतर्गत कुछ स्वदेशी जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी सेटअप किया गया, जैसे कि बंगाल नेशनल कॉलेज बनाया गया, काफ़ी सारे स्कूल और कॉलेजेस खोले गए हमारे देश में। ठीक है ना। साथ ही साथ नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन, प्राइमरी जो एजुकेशन है वो कंपलसरी कर दी गई 1906 में। बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सेटअप की गई। तो मतलब काफ़ी सारे स्वदेशी इंस्टीट्यूट जो है वो सेटअप किए गए भारत के अंतर्गत। साथ ही साथ बाइकआउट करने को बोला गया, विदेशी जो सामान था उनको बाइकआउट करने को बोला गया, और जो स्वदेशी निर्मित वस्तुएं हैं उनको प्रमोट करने की बातें यहाँ पर की गई। तो देखिएगा, अब यहाँ पर बंगाल का पार्टीशन कर दिया, एक तरफ ईस्ट बंगाल है और एक तरफ वेस्ट बंगाल है। ईस्ट बंगाल में मुस्लिम बहुत ज़्यादा हैं। तो लॉर्ड मिंटो इस समय गवर्नर है। लॉर्ड मिंटो मुस्लिम में कहते हैं, एक बात बताओ बेटा, भारत एक हिंदू राष्ट्र है, भारत में हिंदू मेजॉरिटी में रहते हैं, और यहाँ पर जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वहाँ पे मेजॉरिटी लीडर्स कौन है, हिंदू हैं। अगर हिंदू का लीडर है, हिंदू पॉपुलेशन है, तो वो वेलफेयर के काम किसके लिए करेंगे, हिंदू के लिए करेंगे। कोई भी डिस्कशन करना हो, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा तो वो हिंदुओं की करेंगे। आप लोगों को कौन पूछेगा। अगर मुस्लिम्स भी अपने सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल रिफॉर्म चाहते हैं तो आपको भी अपनी एक सेपरेट पार्टी की ज़रूरत है। इसलिए लॉर्ड मिंटो ने कहा कि आपको भी अपनी एक सेपरेट पार्टी बनानी चाहिए। तो लॉर्ड मिंटो के कहने पर आगा खां की लीडरशिप में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ 1906 में। तो याद रखेंगे, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कब होता है, तो 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है। किसकी लीडरशिप में होता है, तो आगा खां की लीडरशिप में होता है। इसमें नवाब ऑफ ढाका, नवाब मोहसिन उल मुल्क भी शामिल होते हैं। ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि हर साल कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस होती है दिसंबर में, वैसे ही डिसाइड किया गया कि दिसंबर में हर साल हम मुस्लिम लीग की भी कॉन्फ्रेंस करेंगे, जहाँ पे मुस्लिम के सभी लीडर्स आएंगे और मुस्लिम के वेलफेयर के बारे में, उनकी पॉलिसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके। तो 1908 का अमृतसर का कॉन्फ्रेंस चल रहा था मुस्लिम लीग का। 1908 का अमृतसर का सेशन चल रहा था मुस्लिम लीग का, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, सर सैयद अली इमाम। और यहाँ पर पहली बार बात की जा रही है सेपरेट इलेक्शन की। अब ये क्या होता है जरा समझिएगा, रिजर्वेशन और सेपरेट इलेक्शन बहुत डिफरेंट चीज़ है। सबसे पहले मैं आपको समझाती, जैसे आप लोग आज बात करते हैं कि आप देखेंगे लोकसभा में आपको एससी और एसटी का रिजर्वेशन देखने को मिलता है। मान लेते हैं एक सीट है जो कि एससी के लिए रिजर्व है, मतलब एक व्यक्ति जो एससी का होगा वो उस सीट पे खड़ा होगा, इलेक्शन लड़ेगा। सभी लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन, पारसी, सिख, सभी धर्मों के लोग जो हैं वो जाएंगे और उस एससी व्यक्ति को क्या करेंगे, वोट करेंगे। और अगर वो जीत जाता है तो सभी के लिए वेलफेयर का काम करेगा। मतलब रिजर्वेशन में क्या होता है, एक सीट रिजर्व होती है, उस पर जो व्यक्ति खड़ा होता है उसको सभी लोग वोट करते हैं, और जब वो जीत जाता है तो वो सभी लोगों के लिए वेलफेयर का काम करता है। लेकिन
सेपरेट इलेक्शन समझिए, सेपरेट इलेक्शन, यहाँ पर अमृतसर सेशन में सेपरेट इलेक्शन की मांग हो रही है। मतलब सेपरेट इलेक्शन का मतलब समझिए, एक व्यक्ति है जो मुस्लिम कम्युनिटी का है, वो यहाँ पर इलेक्शन लड़ेगा, उसको वोट भी कौन करेंगे, केवल मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही करेंगे, और वो व्यक्ति जब इलेक्शन जीत जाएगा तो वो वेलफेयर के काम किसके लिए करेगा, केवल मुस्लिम्स के लिए करेगा। समझ में आया? रिजर्वेशन में सभी लोग वोट करते हैं, सभी के लिए काम किया जाता है, लेकिन सेपरेट इलेक्शन में जिस भी कम्युनिटी का वो व्यक्ति होगा, केवल उस कम्युनिटी के लोग ही उसको वोट करेंगे और उस कम्युनिटी के ही वेलफेयर का काम करेगा। तो यहाँ पर सेपरेट इलेक्शन की बात हो रही है और रिजल्ट आता है मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। मिंटो जो है वो भारत के गवर्नर हैं, मार्ले जो है वो भारत सेक्रेटरी हैं जो कि लंदन में बैठे हुए हैं, इसलिए इसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है, जो कि 1909 में आता है। और यहाँ पर पहली बार मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्शन की बात की जाती है। तो देखिएगा, बंगाल के पार्टीशन के समय लॉर्ड कर्जन ने जो शीट डाला था, जो बीज डाला था, वो अब यहाँ पर छोटा सा प्लांट बन चुका है कि नहीं? और पाकिस्तान के रूप में आज वो प्लांट आप देख भी सकते हैं। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, जहां पर आपकी बात हुई थी सेपरेट इलेक्शन के बारे में। क्लियर हुआ? चलो अगला देख लेते हैं कि सूरत स्प्लिट होने का अगला रीजन क्या था। रशिया जापानीज वॉर, रशिया और जापान की वॉर होती है 1904 में। जापान जीत जाता है, रशिया हार जाता है। तो लोग बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, बड़े सरप्राइज होते हैं कि जापान इतना छोटा सा आइलैंड, रशिया इतना बड़ा जो यूरोप से लेकर एशिया तक फैला हुआ है, रशिया हार गया और जापान जीत गया। और जापान ने मंचूरिया और कोरिया पर कब्जा कर लिया। ये जापान का कब्जा हो गया मंचूरिया और कोरिया में। तो इससे इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी इफेक्ट हुआ इस वॉर का कि अरे, जब इतना छोटा सा आइलैंड इतनी बड़ी कंट्री को हरा सकता है, तो हम भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा सकते हैं, हम भी स्वराज प्राप्त कर सकते हैं, हम भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो इसका इफेक्ट भी आपको यहाँ पे गरम दल के जो लीडर्स हैं उनमें देखने को मिलेगा। इसलिए वो लोग स्वराज की मांग यहाँ पर करने लगते हैं, क्योंकि रशिया हार जाता है और जापान जीत जाता है। हालांकि रशिया और जापान के बीच में एक ट्रिटी होती है, जिसके बाद इस वॉर को खत्म किया जाता है, जिसको पोर्ट्समाउथ की ट्रिटी के नाम से जाना जाता है। तो ट्रिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ के जरिए जो है वो जापान और रशिया की वॉर को खत्म किया जाता है। लेकिन 1905 में इस वॉर के बाद जो है वो रशिया में रशियन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि हार गए हैं लोग। और मंचूरिया और कोरिया पे कब्जा किसका हो गया? जापान का हो गया है। तो आप लोगों ने कुछ बेसिक रीजंस देखे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आना, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना। इसके अलावा आप देखेंगे बंगाल का पार्टीशन, मुस्लिम लीग, सेपरेट इलेक्शन, और उसके बाद ये जापान और रशिया का वॉर। ये कुछ बैकग्राउंड में रीजन चल रहे थे, जिसके कारण गरम दल जो थे वो और एग्रेसिव होते जा रहे थे। वो ये कह रहे थे कि ये ब्रिटिशर्स जो है वो बहरे हैं, उन तक आपकी बातें नहीं पहुंच रही, हमें तो रिवॉल्ट ही करना पड़ेगा। तो ये आपके कुछ बैकग्राउंड में रीजन थे। अब हम बात कर लेते हैं इमीडिएट रीजन की। तात्कालिक कारण क्या था सूरत स्प्लिट होने का? जैसे कि हमने कहा कि हर साल दिसंबर के महीने में कांग्रेस की मीटिंग होती थी। अब यहाँ पे जो गरम दल है ये चाहता है कि ये जो मीटिंग हो वो सेशन कहाँ पर हो? नागपुर में हो। और ये जो नरम दल है ये चाहता है कि मीटिंग कहाँ पर हो? सूरत में हो। पहला डिस्प्यूट जगह को लेके, गरम दल चाह रहे हैं कि नागपुर में मीटिंग हो और नरम दल के लोग चाह रहे हैं कि सूरत में मीटिंग हो। गरम दल के लोग चाह रहे हैं कि जो कांग्रेस का सेशन हो उसमें लाला लाजपत राय या फिर बाल गंगाधर तिलक, दोनों में से कोई एक लीडरशिप संभाले, प्रेसिडेंट बने। जबकि नरम दल के लोग चाह रहे हैं रस बिहारी जो बोस है वो यहाँ पर लीडरशिप संभाले। मतलब आप देख सकते हैं कि लीडरशिप को लेके और प्लेस को लेके यहाँ पर डिस्प्यूट होता है। और यहाँ पर फाइनली होता क्या है? सूरत में कॉन्फ्रेंस होती है 1907 की कांग्रेस की, और इसमें जो प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं वो रस बिहारी बोस को बनाया जाता है, और लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक को प्रेसिडेंशियल शिप नहीं दी जाती है। इससे गरम दल के लोग काफ़ी नाराज़ होते हैं और 1907 में ही INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, स्प्लिट हो जाती है, जिसको हम सूरत स्प्लिट के नाम से भी जानते हैं, गरम दल और नरम दल में। जब इतनी बड़ी पार्टी के दो टुकड़े हो गए तो ऑब्वियस सी बात है जो रिवॉल्ट है वो कमज़ोर पड़ जाएगा, जो आंदोलन था, जो मूवमेंट था वो कमज़ोर हो जाएगा। और जब कमज़ोर हो जाता है कोई मूवमेंट तो आसानी से ईस्ट इंडिया कंपनी उसको दबा सकती है, कुचल सकती है। मतलब हमारा जो इतना नेशनल मूवमेंट चल रहा था वो सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ शांत हो गया इस स्प्लिट के बाद। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि सूरत स्प्लिट हुआ क्यों। अब नेक्स्ट सेशन में हमें देखना है कि वापस से INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का यूनियन कैसे होता है, मतलब होम रूल लीग कैसे बनती है और किस तरीके से लखनऊ की कॉन्फ्रेंस होती है, खिलाफत मूवमेंट शुरू होता है,
और किस तरीके से ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसका वापस से यूनियन हो जाता है। तो ये बातें हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, हु वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी इन द सूरत सेशन 1907 फेमस फॉर द सूरत स्प्लिट। तो सूरत विभाजन के लिए प्रसिद्ध सूरत सत्र 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आपका जो भी आंसर है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं मैंने, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया था कि अभी तक 3 बार, टोटल 3 बार दादा भाई नौरोजी जो हैं वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, सेशन के प्रेसिडेंट रहे हैं, वो 3 ईयर कौन कौन से हैं वो आपको कमेंट में बताना है। तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आप कमेंट में देना नहीं भूलेंगे। साथ ही साथ लेक्चर फिनिश होने के बाद आपको जाना है परचम के एप्लीकेशन पर, वहां जाके क्विज सॉल्व करना है। ठीक है, पूरी कहानी समझ में आई होगी। कहानी ही सुनाती हूँ, मुझे कहानी सुनाना ही आता है। तो आगे की कहानी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।